लॉकडाउन में भी आपको पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखनी है और यहाँ से हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन मटेरियल्स आपको वीडियोस बना के दिए जा रहे हैं, यूट्यूब के चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा दें, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमारे साथ चलते रहेंगे पढ़ाई के साथ साथ। तो आपके कुछ 10th की सिलेबस, 9th और 10th की सिलेबस 25% रिड्यूस कर दिए गए हैं बोर्ड से, तो हम अकॉर्डिंगली कवर करेंगे चैप्टर्स को। ठीक है, तो फिजिक्स के साथ चल रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर्स पहला चैप्टर है। फोर्सेस में भी टाइप्स हैं उसके, टर्निंग फोर्सेस एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो टर्निंग फोर्सेस में कौन कौन से टर्म्स आएंगे और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम उसमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम पहला टॉपिक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टाइप पढ़ते हैं जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। मीन्स मोशन के टाइप्स में ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, जो लीनियर, जैसे कि कोई बॉडी अगर फ्री है, फ्री सरफेस पे अगर है, अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं इस तरह से, तो वो क्या होगा, लीनियर इस तरह से मूव कर जाएगा। तो जो लीनियर एक लाइन में जब मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो लीनियर मोशन कहा जाता है। ठीक है, और उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं, लीनियर मोशन भी कहा जा सकता है। लीनियर का मतलब एक लाइन में मूव कर रहा है स्ट्रेट। ओके, और ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेट, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है कोई एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कोई एक पॉइंट, जैसे यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर दूं, तो ये अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये लीनियर मोशन नहीं करेगा। अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा यहाँ पर इस तरह से, तो ये घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा। तो जब अगर एक पॉइंट फिक्स है कहीं पर, अगर बॉडी रोटेशनल मूवमेंट दिखा रही है, ठीक है, सर्कुलर इस तरह से घूम रही है कि रोटेट करे, घूम रही है, तो वो रोटेशनल मोशन के अंदर आता है। ठीक है, वो रोटेशनल मोशन कहा जाता है। तो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर सिर्फ डेफिनेशन से आपको समझने के लिए कॉन्सेप्ट है। अब हम कहते हैं कि टर्निंग फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी, टर्निंग फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी। ठीक है, अब टर्निंग फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होती है? टर्निंग फोर्स पर तो हम अभी आएंगे। अभी जो रोटेशनल मोशन में हमने पढ़ा, जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को टर्न करने के लिए टर्न कर दे, ठीक है, वो टर्निंग फोर्स कहा जाएगा। बट व्हाट इज रिजिड बॉडी, क्या होता है रिजिड बॉडी? तो रिजिड बॉडी इज एन बॉडी ऑन विच इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्सेस then also it do not change its dimensions. The body which do not change its dimensions after applying external forces is called as rigid body. ऐसी बॉडी जो एक्सटर्नल फोर्सेस हम उस पर अप्लाई करें, कितना भी एक्सटर्नल फोर्सेस हम अप्लाई करें, फिर भी उसका डायमेंशन मीन्स उसका शेप, उसका लेंथ, उसका ब्रेथ कुछ भी चेंज नहीं होता, तो वो रिजिड बॉडी कही जाती है। प्रैक्टिकल वे में रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और अगर हम प्रैक्टिकली देखने जाएं तो कोई ऐसी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती कि हम उस पर एक्सट्रीम फोर्स लगाते जाएं और वो अपना स्टेट चेंज ना करे। पत्थर भी है, अगर आप उस पर बहुत ज्यादा जोर लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा उसका शेप। तो ऐसा जो होता है चेंज होने का, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन भी आ जाएंगे। तो डिफॉर्म नहीं होता, मेनली क्या होता है कि अगर हम रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसपे हम अगर फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म ना हो, ठीक है, उसका आकार वही रहे, चेंज ना हो, तो वो रिजिड बॉडी कही जाती है। तो रिजिड बॉडी पर अब टर्निंग फोर्सेस क्या होते हैं? मींस अगर हम किसी बॉडी पर, रिजिड बॉडी अगर है उस पर हम टर्निंग फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब रिजिड बॉडी को हम क्या लिख सकते हैं? अ बॉडी विच डज नॉट गेट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स और अ नंबर ऑफ फोर्सेस। एक फोर्स या बहुत सारे फोर्सेस लगाने के बाद भी जो बॉडी डिफॉर्म नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। प्रैक्टिकली नहीं है, बट हम कुछ बॉडीज को
जैसे कि वुड हुआ, ठीक है, पत्थर हुआ, स्टोन हुआ, मेटल हुए, मेटल्स भी होते हैं डिफॉर्म, बहुत माइनर से होते हैं बट होते जरूर हैं। तो वो रिजिड बॉडी नहीं है, बट हम प्रैक्टिकली उसको, प्रैक्टिकली तो नहीं है बट हम मान लेते हैं कि वो रिजिड बॉडी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अब कुछ डेफिनेशंस देख लो। जैसे कोई रिजिड बॉडी है, सपोज कोई रिजिड बॉडी है इस तरह से, कोई उसमें नहीं है, शेप में नहीं है। अगर मैं इस पर यहाँ इस पॉइंट पर फोर्स लगाता हूँ इस तरफ से या इस तरफ से, ठीक है, और इसका अगर शेप चेंज नहीं होता तो क्या होगा, रिजिड बॉडी हो जाएगा। अब हम इसको डेफिनेशन दे देते हैं। ये जो है जहां पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मीन्स हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, तो पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। अब अगली बात आती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। अब लाइन ऑफ एक्शन डिपेंड करता है आप फोर्स किस तरफ से लगा रहे हैं, ठीक है। तो an imaginary line passing through the point of action of force and drawn in the same direction in which the force acts is called the line of action of the force. अब अगर हम फोर्स इस तरफ से लगाएंगे तो हमारी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी, ये जिस लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। ये आप अगर प्रैक्टिकली करने चाहेंगे, जैसे मैं बोर्ड पे अगर फोर्स लगा रहा हूं यहाँ पर, तो आपको ये दिखेगा कि इस पॉइंट पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ एक्शन आप देख सकते हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। वो क्या होगा, जब हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ से इस तरफ बन रहा है, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन उसको कैरी करता हुआ एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। अब मान लो यहाँ पर हम लगा रहे हैं फोर्स, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो ये दो टर्म्स हैं जो आपको क्लियर करना जरूरी था यहाँ पर, क्योंकि आगे जो है इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स मिल सकते हैं आपको। अब देखते हैं, देखिए आगे क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। टॉर्क का नाम आपने सुना होगा शायद, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट एक साइड फिक्स्ड पॉइंट के साथ बंधा हुआ है, फिक्स्ड है, तो अगर हम इस पर, ये एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूं, यहाँ पर इसको फिक्स कर देता हूं, अगर मैं इसको फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये इस तरह से रोटेट होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस पे फोर्स मैंने यहाँ पर लगाया, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन हुआ ना। अगर मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ, अब क्या होता है कि यहाँ से अगर ये मूव कब नहीं करेगा, मूव तब नहीं करेगा जब हमारा ये जो है ये फिक्स पॉइंट, अगर हमारा लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर आ जाए, ठीक है, फोर्स अगर हम यहाँ पर लगा दें तो क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन इसके पैरेलल हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट के पैरेलल हो जाएगा, तब ये मूव नहीं करेगा। तो मतलब क्या है कि हमारा यहाँ से जहां पर हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, अब मैं यहाँ पर फोर्स इस तरह से लगा रहा हूं, तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन कैसा होगा, इस तरह से होगा, और ये क्या है, ये डिस्टेंस हुई, ये फिक्स पॉइंट से फोर्स तक के बीच का डिस्टेंस हुआ, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से है, ये देखिए, अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन के जगह पे ये डिस्टेंस इस तरह से अगर मैं रखता हूं, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है,
उसको टाउ पढ़ते हैं, टी की तरह होता है बट बेंड रहता है नीचे। तो ये इसका सिंबल है टॉर्क का। तो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है और ये फोर्स है, ठीक है, एफ लगाया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स। तो क्या होता है मैथमेटिकली, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स मीन्स लाइन ऑफ एक्शन एंड फिक्स्ड पॉइंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, अब यहाँ पर मान लो इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ फिक्स्ड पॉइंट को, यहाँ पर मैं इसको ए लिख देता हूँ और फोर्स हमारा एफ है, तो क्या हो जाएगा टॉर्क एफ इंटू ओ ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका किसका है, टॉर्क निकालने का है या मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का है। तो ये जो कहा जाता है, ये जो हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, ये जो टॉर्क लगता है, ठीक है, वो रोटेट करने का जो पावर होता है, इसमें देखिए ये जो टॉर्क है, ठीक है, पावर अलग अलग होता है, फोर्स अलग टर्म होता है। फिजिक्स की अगर हम फिजिक्स में अगर बात करेंगे तो पावर और फोर्स दोनों अलग अलग टर्म होते हैं। पावर आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तो फोर्स देखो, फोर्स क्या होता है, अब फोर्स जो यहाँ पर हम लगा रहे हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या कहा जाता है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, वो मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं मोमेंट के डायरेक्शन की, ठीक है। फोर्स हम लगा रहे हैं बट उसका डायरेक्शन कैसा है, देखो डायरेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी सबने देखी होगी, घड़ी की सुइयां कैसे रोटेट करती हैं, इस तरह से रोटेट करती हैं, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स लगाने पर, जैसे इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं इस तरह से, यहाँ से फिक्स है, तो इसको मूव कैसे करवाएगा, इस तरह से मूव करवाने का वो करेगा, ट्राई करेगा कि ये ऐसे मूव हो, क्योंकि फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है, तो ये क्या कहा जाएगा, दिस विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और अगर यही फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर इस तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, उसको इस तरह से मूव करने की कोशिश करेगा, वो इस तरह से मूव करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिक्स कर दिया जाए और यहाँ से फोर्स लगाया जाए तो वो इस तरह से मूव करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाएगा ऑफ मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मोमेंट कहा जाएगा। अब ये बात याद रखना, ये डायरेक्शन इस तरह से होता है, मतलब घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती है उससे उल्टा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। अब ये याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई नंबर नेगेटिव में आ रहा है, फोर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स करते समय, तो अगर नेगेटिव में आ रहा है दैट मींस वो एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए फिजिक्स में यूज, इस टर्म में मोमेंट ऑफ फोर्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ ये दिखाता है कि हमारा डायरेक्शन किस तरफ, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं यूनिट्स देखते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होता है,
व्हाट इज यूनिट। यूनिट देखिए फिजिक्स में अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। अगर कहा जाए कि फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स अगर आपने पूछा जाए कितना फोर्स लगाया जा रहा है, आप बोलेंगे 40। अगर आप सिर्फ 40 बोल रहे हैं दैट इज रॉन्ग, आपको बोलना है 40 न्यूटन। ओके, आपको क्या बताना है कि 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो यहां पर देखिए अब यूनिट क्या होगा मोमेंट ऑफ फोर्स का। अब यूनिट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालेंगे। टाउ टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। अब फोर्स जो हुआ, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। और डिस्टेंस को अगर हम मीटर में लें, एमकेएस में बात कर रहा हूं मैं। अब एमकेएस का मतलब आपको पता होगा, व्हाट इज एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। मीन्स बड़े यूनिट्स लेते हैं हम एमकेएस में, तो न्यूटन मीटर होगा मोमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट एमकेएस सिस्टम में, ठीक है। और यही अगर हम सीजीएस सिस्टम में जाएं तो फोर्स क्या हो जाएगा, टाइम एट डिस्टेंस सेंटीमीटर, ये सीजीएस में आएगा। अब सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो एमकेएस और सीजीएस में आपको पता चल गया। अब इनके बीच में रिलेशन देख लीजिए क्या होता है। एक न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा, एक न्यूटन को कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 10 to the power 5 डाइन, ठीक है। और मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 10 to the power 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर 10 के पावर में 5 है, यहाँ पर 10 के पावर में 2 है, तो ये हो जाएगा 10 पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, ओके। तो ये रिलेशन है इसमें, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर। आपको कन्वर्जन भी काम रहेगा। अगर आपको फोर्स यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए कहा गया है, सारे यूनिट्स एमकेएस में दिए गए हैं, तो आप एमकेएस में उसको कैलकुलेट करिए, उसके बाद उसको 10 to the power 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सीजीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसी तरह बात करते हैं, अब ये तो एमकेएस में सीजीएस हुआ, तो 1 टाइम सेंटीमीटर क्या इसके इक्वल होगा, 1 टाइम सेंटीमीटर इक्वल होगा 10 to the power -7 न्यूटन मीटर की, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। तो यहां पर हम इतने टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या है कि अब इसके लाइव एग्जांपल्स आप डेली देखते हैं। आपने रिंग्स यूज किया होगा, अगर आपके पास व्हीकल्स होंगे या आपके पास कोई ऐसे मशीन होंगे जो आप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको रिंग से कभी कभी खोलना पड़ता होगा नट और बोल्ट, तो आप उसमें क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे यहां पर एक नट बना हुआ है, तो अगर इसको ओपन करना हुआ तो क्या करेंगे, हाथ से तो ओपन नहीं कर सकते, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हम हाथ से ओपन करने की कोशिश करेंगे फोर्स काम नहीं करेगा, फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स रहता है, टाइट रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेंच लगाएंगे और थोड़ी दूर से उस पर फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ से जो हमें डिस्टेंस मिलता है, ठीक है, तो उससे हम खोल लेते हैं, तो वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से होता है। उसी तरह आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल में आगे एक बड़ा गियर रहता है और पीछे छोटा पहिए में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम आगे जब पैडल मारते हैं बड़े गियर के साथ, तो जब पैडल मारा आपने तो वो क्या किया, उसने ट्रांसमिट कर दिया अपना पावर छोटे गियर की तरफ, तो आपका व्हील जो है वो मूव करने लगता है। और सेम ट्रांसमिशन यूज किया जाता है बाइक्स में, ठीक है। अब साइकिल में तो विजिबल होता है, दिखता है, बट बाइक्स का जो चैन होता है, क्योंकि हाईली ट्रांसमिशन होता है, बहुत तेजी से घूमता है वो, इसीलिए उसको अंदर पैक कर दिया जाता है। तो उसमें भी यही प्रिंसिपल काम करता है, वहां पर भी मोमेंट ऑफ फोर्स ही यूज किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लाइव देख सकते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सब तरफ आपको फिजिक्स और मैथ दिखाई देगा,
ठीक है, तो आज के लिए बस करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आप आज की क्लास स्टॉप कर रहा हूं मैं। अगले टर्म में हम कपल और आगे के टर्म्स को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए।